तो वीडियो 10 में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब ये है वीडियो नंबर 11। ये है हम लोगों की वीडियो नंबर 11 और वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है हमारी वीडियो नंबर 11 और चलो इसी को भाई कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा हुआ है स्कैंट रिगार्ड। तो स्कैंट क्या होता है पहले आज वैसे से भाई समझते हैं, फिर देखते हैं कि रिगार्ड क्या होता है, फिर इसको हम लोग भाई समझेंगे। तो वर्ड जो स्कैंट है इसका मतलब होता है, पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो स्कैंट का मतलब होता है बहुत कम, नगण्य, अल्प या कम ध्यान देना यानी जब किसी चीज़ को बहुत कम महत्व या ध्यान दिया जाता है तब हम लोग स्कैंट को यूज़ करते हैं, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने का मतलब क्या है, रिगार्ड। चलो देखते हैं कि ही शोड, उसने दिखाया, स्कैंट इंटरेस्ट, तो कैसा इंटरेस्ट, स्कैंट इंटरेस्ट यानी बहुत ही कम रुचि दिखाई। तो जब हम लोग बोलते हैं बहुत कम रुचि दिखाई है, बहुत कम, कोई भी चीज़ अगर बहुत कम तो उसको स्कैंट बोलते हैं। जैसे स्कैंट अटेंशन यानी बहुत कम अटेंशन, है ना, बहुत कम ध्यान। देयर इज स्कैंट एविडेंस, तो स्कैंट एविडेंस यानी बहुत कम प्रमाण है। तो स्कैंट हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बहुत कम यानी बहुत कम। जैसे स्कैंट रिगार्ड, तो स्कैंट रिगार्ड में, रिगार्ड का भाई क्या मतलब है, रिगार्ड तो रिगार्ड का मतलब होता है कि महत्व देना। देखो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ध्यान देना, सम्मान, परवाह, विचार, महत्व देना। यानी जब किसी चीज़ को महत्व या ध्यान दिया जाता है तब उसे रिगार्ड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, महत्व या ध्यान दिया जाता है तो हम लोग उसको रिगार्ड बोलते हैं। और जब स्कैंट रिगार्ड लिखा हो, जब स्कैंट रिगार्ड लिखा हो तो उसका मतलब है बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्कैंट और रिगार्ड लिखा हुआ यानी ध्यान दिया जाता है लेकिन बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आगे देखो लिखा हुआ है इस पेड़ टू, एक मिनट रुक जाओ। आगे लिखा हुआ है इस पेड़ टू, तो आ जाओ पहले इस पेड़ टू को हम लोग समझते हैं। एक मिनट यार, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इज पेड टू, तो जब पहले समझते हैं पेड टू का मतलब क्या होता है। तो पेड टू का मतलब होता है कि दिया जाता है। जाता है क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसके साथ में V3 फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। किससे दिया जाता है, तो वो हम लोग टू करके बताएंगे किससे दिया जाता है, द एक्सेसिबिलिटी एंड इंट्यूटिव डिज़ाइन को। तो टू डिज़ाइन, तो डिज़ाइन को ध्यान दिया जाता है, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। अब डिज़ाइन कैसी है, आ जाओ देखते हैं। पहली तो है कि वो एक्सेसिबिलिटी और दूसरी है इंट्यूटिव। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसे अच्छे से एक्सेस किया, जिससे अच्छे से एक्सेस किया जा सके, और दूसरी है इंट्यूटिव, है ना, इंट्यूटिव। तो इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है, आ जाओ भाई से पहले देखते हैं। इसका जो POS होता है यानी पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव। इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, सहज, आसान समझ में आने वाला, जिसे बिना ज़्यादा सोचे विचारे के समझा जा सके। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप उसे नॉर्मली देख करके समझ लेते हैं, उसे बोलते हैं इंट्यूटिव, ठीक है। यानी जब कोई चीज़ नेचुरली समझ में आ जाए बिना ट्रेनिंग या एक्सप्लेनेशन के, तो उसे इंट्यूटिव कहते हैं। जैसे इसमें भाई क्या यूज़ हुआ है कि सुलभता और सहज डिजाइन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो बहुत कम यानी स्कैंट रिगार्ड दिया जाता है इंट्यूटिव डिजाइन को यानी सुलभता को, सॉरी सहज डिजाइन को। चलो आ जाओ देखते हैं। तो जैसे इंट्यूटिव इंटरफेस है, मतलब ऐसा इंटरफेस है जिसको आप देख करके समझ सकते हो, उसमें ज़्यादा अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लाइट चली गई थी। और अगर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब है कि ऐसी, है ना, कि जो आसानी से बात समझ में आ जाती है। तो अगर कोई डिज़ाइन इंट्यूटिव है तो भाई बस आप उसे देख करके समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर इंट्यूटिव नहीं है तो उसे समझने में दिक्कत होगी। गेट कन्फ्यूज्ड, ये वाला हम लोगों ने लेक्चर
ऑलरेडी देखा हुआ, एक एडिटोरियल में आया हुआ था, आई थिंक वीडियो नंबर 3 या 4 थी, जिसमें हम लोगों ने गेट और V3 के कंसेप्ट को, सॉरी, गेट P3 के कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, तो स्कैंट रिगार्ड यानी बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है इंट्यूटिव डिजाइंस को। अच्छा, ये ध्यान जो कम दिया जो हम लोग ध्यान कम देते हैं, इससे क्या होता है ये बताएगा लिविंग वर्ब के एनजी फॉर्म। ठीक, यानी से बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जो मेन वर्ब है वो है लीव। ठीक है, तो लीव में एनजी लगा दो तो लिविंग, और कॉमा के बाद लिखा हुआ तो ये कुछ ना कुछ बताएगा। जो बेसिक मीनिंग होता है तो वो क्या होता है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है किसी स्थिति में डाल देना। ठीक है, यानी जब कोई एक्शन के बाद कोई परिणाम या स्थिति रह जाती है तो उसे लीविंग का यूज होता है। ये लीव का कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो मेन वर्ब होती है लीव, उसी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिविंग है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर देखो, सुलभता और सहज डिजाइन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिससे, तो बहुत कम ध्यान दिया जाता है जिससे, तो स्कैंट रिगार्ड दिया जाता है, और एक कम देने की वजह से जो काम होगा, वो जो स्थिति पैदा होगी वो हमें लिविंग बताएगा, जिससे विकलांग व्यक्तियों और बड़ी आबादी बाहरी मदद पर निर्भर रह जाती है। ठीक है, इसका मतलब जिससे होता है, यानी सिंपल सी बात है, लिविंग ये कंडीशन है और ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो लिविंग हमेशा परिणाम दिखाती है कि ये कंडीशन हो जाएगी, यानी कम ध्यान देने का जो नतीजा है, जो स्कैंड रिगार्ड देने का जो नतीजा है, तो लिविंग यहाँ पर नतीजे को दिखाएगी कि ठीक है। चलो आगे बढ़ो, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, दी हैवी रेन लेफ्ट दी रोड फ्लड। तो हैवी रेन कारण है और ये इस कारण की वजह से ये चीज़ हुई, तो भारी बारिश ने सड़कों को पानी से भर दिया। हिज केयरलेस वर्क, उसका जो केयरलेस वर्क था, लेफ्ट मैनी एरर इन द रिपोर्ट, तो लेफ्ट वाली सिचुएशन में उसने डाल दिया। द डिले लेफ्ट एवरीवन फ्रस्ट्रेटेड, तो सभी को फ्रस्ट्रेटेड वाली मतलब कंडीशन में छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, लिविंग या लेफ्ट या लीव का एक ही मतलब होता है कि किसी को किसी स्थिति में छोड़ देना, बस किसी को किसी स्थिति में छोड़ देना, जैसे किसी काम का नतीजा किस हालत में छोड़ देना। तो स्कैंट रिगार्ड बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है एक्सेसिबिलिटी को और इंट्यूटिव डिजाइंस को, और इनसे क्या होता है, इस कम ध्यान देने की वजह से क्या होता है, लिविंग ये हमें छोड़ देता है, लिव का मतलब छोड़ना, ये हमें छोड़ देता है पर्सन्स को। कौन से भाई पर्सन्स? पर्सन्स के बाद देखो विद लिखा हुआ, तो कौन से पर्सन्स? जिनको डिसेबिलिटी है, जिनको समस्या है, वो पर्सन्स, उन पर्सन्स को छोड़ देती है। और वास्ट स्वाथस, स्वाथस एक अच्छी वोकैब है। वास्ट का मतलब होता है बहुत ही बड़ी, आ जाओ समझते हैं। तो स्वाथस, स्वाथस, तो स्वाथस का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये नाउन होता है और ये प्लूरल फॉर्म है स्वैत का। ठीक है, तो स्वैत का मतलब होता है बड़ी संख्या या बड़े क्षेत्र या कोई बड़ा हिस्सा, यानी जब हम किसी चीज के बहुत बड़े हिस्से या समूह की बात करते हैं तो स्वाथस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वास्ट स्वाथस ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, वास्ट मतलब बड़ा, स्वाथ का मतलब भी बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन वास्ट उसको भी और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। जैसे लिखा हुआ है वास्ट स्वाथस ऑफ लैंड, तो लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा, स्वाथस ऑफ पीपल, तो लोगों का बहुत ही बड़ा जो कुछ है। द पॉलिसी अफेक्ट वास्ट स्वाथस ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी। तो स्कैंट रिगार्ड देख लिया कि बहुत कम ध्यान दिया जाता है, पेड टू दिया जाता है इंट्यूटिव डिजाइंस को, जिसके कारण क्या होता है, जो पर्सन्स जिनको डिसेबिलिटी होती है और जो वास्ट स्वाथस हैं, पॉपुलेशन के जो बड़े बड़े हिस्से हैं, है ना, कौन सी पॉपुलेशन, तो लिविंग छोड़ देते हैं इन लोगों को डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट की स्थिति में छोड़ देते हैं ऑन आउटसाइड असिस्टेंट। आउटसाइड असिस्टेंट का मतलब होता है कि बाहरी मदद पर, तो बाहरी मदद के भरोसे छोड़ देते हैं। तो गो थ्रू, यानी गो थ्रू का मतलब क्या होता है किसी चीज़ से होकर के भाई गुजरना। और सेल्फ सर्विस प्रोसेस, जो सेल्फ सर्विस प्रोसेस होती है, जो काम खुद से कर सकते थे उसमें भी उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ जरा इसके फुल मीनिंग को देखते हैं। तो सुलभता और सहज डिजाइन, तो सहज डिजाइन का मतलब क्या होता है, इंट्यूटिव डिजाइन। ठीक है, कैसे डिजाइन, इंट्यूटिव डिजाइन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो बहुत कम का मतलब होता है स्कैंट, और ध्यान का मतलब होता है रिगार्ड, और पेड टू का मतलब होता है दिया जाता है।
जिससे विकलांग, जिससे का मतलब है लिविंग, यानी जब जो भी यहाँ पे आ जाएगा वर्ब के एनजी फॉर्म में तो वो हमारा इसका सेंस दे देगा। लिविंग विकलांग व्यक्तियों, विकलांग व्यक्ति और बड़ी आबादी यानी वास्ट स्वथ को खुद से काम करने के बजाय, तो सेल्फ सर्विस के बजाय बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि आउटसाइड असिस्टेंट पर डिपेंड होना पड़ता है। चलें आगे। चलो, सम सिस्टम यानी कुछ सिस्टम आर लेफ्ट डिफंक्ट। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि छोड़ दिए जाते हैं, डिफंक्ट और स्पटरिंग। तो डिफंक्ट को भी समझेंगे, स्पटरिंग को भी समझेंगे। आ जाओ, पहले भाई लेफ्ट को देखते हैं कि लेफ्ट का क्या मतलब है। तो लीव मेन वर्ब होती है जो कि वी1 फॉर्म में होती है, ये हमारी वी1 फॉर्म होती है, और इसी की जो वी2 फॉर्म है वो हमारी लेफ्ट है। इसका मतलब होता है छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया या ऐसी स्थिति में रह गया या बना दिया गया। यानी जब कोई चीज़ किसी हालत में छोड़ दी जाती है या कोई काम होने के बाद उसका परिणाम किसी कंडीशन में रह जाता है तो लेफ्ट का यूज़ होता है। आ जाओ भाई जरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सिस्टम है जो लेफ्ट डिफंक्ट और स्पटरिंग ईयर्स आफ्टर देयर लॉन्च। कुछ सिस्टम अपने लॉन्च के कई सालों बाद खराब या अधूरी हालत में छोड़ दिए जाते हैं, तो लेफ्ट का मतलब छोड़ दिए जाते हैं। तो सम सिस्टम्स यानी कुछ सिस्टम आर लेफ्ट। देखो भाई पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है आर के बाद वी3 फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है लेफ्ट मतलब छोड़ना, तो कुछ सिस्टम छोड़ दिए जाते हैं डिफंक्ट। अभी भाई समझेंगे डिफंक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द स्ट्रोम लेफ्ट, तो स्ट्रोम ने छोड़ दिया शहर को इन रियून यानी बर्बाद में। तो रियून्स का मतलब क्या होता है, बर्बाद में। इस मिस्टेक यानी उसकी मिस्टेक, लेफ्ट यानी छोड़ दिया एवरीवन को, हर किसी को छोड़ दिया, कंफ्यूज यानी कंफ्यूजन की सिचुएशन में छोड़ दिया। द प्रोजेक्ट वॉज लेफ्ट, तो द प्रोजेक्ट वॉज लेफ्ट तो पैसिव में लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया अनफिनिश्ड। तो कुछ सिस्टम आर लेफ्ट यानी कुछ सिस्टम्स को छोड़ दिया जाता है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है और स्पटरिंग का मतलब क्या होता है। डिफंक्ट का मतलब होता है कि जब वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते, और स्पटरिंग का मतलब होता है कि जब वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ना, अटक अटक के चल तो रहे हैं लेकिन बट वो अटक अटक के चल रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पटरिंग। ठीक है, और मेन वर्ब होती है स्पटर, और ये वर्ब के एनजी फॉर्म में लिखा हुआ स्पटरिंग, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे द इंजन वॉज स्पटरिंग, तो इंजन रुक रुक के चल रहा था, बिफोर इट स्टॉप्ड, तो रुकने से पहले। पुराना कंप्यूटर था तो वो स्टपर करता था यानी अटक अटक के चलता था। ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट है जो कि स्पटरिंग कर रहा है यानी कि रुक रुक के चल रहा है, चलता है फिर रुक जाता है। तो स्पटरिंग का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर चलना है, फिर अटक अटक के चलना। तो कुछ सिस्टम्स हैं जो लेफ्ट छोड़ दिए जाते हैं डिफेक्ट यानी अच्छे से फंक्शन नहीं करते या स्पटरिंग करते हैं, रुक रुक के चलते हैं ईयर्स आफ्टर देयर लॉन्च। देयर लॉन्च, यहाँ पर देयर किसके लिए आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम्स प्लूरल है, तो उनके लॉन्च के कुछ ही सालों बाद। ठीक, कॉलन आ गया भाई, कॉलन आ गया, कॉलन आ गया, तो कॉलन आएगा तो क्या बताएगा, कॉलन आते ही वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, मैं तो एग्जांपल्स को बताऊंगा, मैं तो और डिटेल्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो जब भी बारी आएगी एग्जांपल देने की या फिर एक्सप्लेनेशन देने की, तब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कॉलन को देखते हैं क्या हम लोग मतलब बोलेंगे, उदाहरण के लिए। ठीक है, चलो जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चलो आधा चलते हैं अपने सेंटेंस पे। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कॉलन को देखते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, उदाहरण के लिए। आधा देखते हैं, कुछ सिस्टम से आर लेफ्ट यानी छोड़ दिए जाते हैं डिफंक्ट या फिर स्पटरिंग ईयर्स आफ्टर देयर लॉन्च। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो ये कॉलन आते हैं हम क्या बोलेंगे, उदाहरण के लिए, या फिर जो भी एग्जांपल होगा मतलब फर्दर एक्सप्लेन देगा। तो टेक इस है, तो यहाँ पर आ जाओ पहले टेक को समझते हैं, ई सनद। तो पहले भाई टेक को समझते हैं। तो टेक का मतलब होता है लेना, ये एक वर्ब होती है। ठीक है, तो टेक का एक मतलब होता है कि लेना कि ठीक है, एक टेक का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर देखो। ठीक है, जैसे लिखा होगा कि कुछ सिस्टम से अपने लॉन्च के कई सालों बाद खराब या अधूरी हालत में छोड़ दिए जाते हैं यानी कि लेफ्ट कर दिए जाते हैं उदाहरण के लिए। तो यानी टेक, उदाहरण के लिए ई सनद को देखो, उदाहरण के लिए उसको देखो। जैसे टेक इंडिया यानी उदाहरण के लिए इंडिया को देखो,
डाइवर्स कंट्री, जो कि डाइवर्स कंट्री है। टेक दिस केस, यानी इस केस को उदाहरण के लिए लो। टेक वाटर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी टेक का मतलब क्या तो लेना होता है। अगर सिंपल से बात करें, अगर कुछ आपको याद नहीं करना, तो टेक का मतलब लेना, यानी ले लो, ई सनद को ले लो। ई सनद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पर। ई सनद क्या है? लॉन्च्ड अ डिकेड एगो, जो 10 साल या कुछ दशकों पहले लॉन्च हुआ। टू हेल्प, यानी हेल्प करने के लिए, पीपल यानी लोगों की क्या करने में। अच्छा, हेल्प के बाद ना यहाँ पर टू के बाद वी1 फॉर्म नहीं आती, सिर्फ वी1 फॉर्म आती है। ठीक है, ये देखो लीगलाइज लिखा हुआ, वी1 फॉर्म है लेकिन टू तो नहीं है। तो हेल्प एक काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं आता। लीगलाइज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए, यानी उन्हें वैध बनाने के लिए। वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड और इमिग्रेटिंग, ठीक है, इमिग्रेट या फिर अब्रॉड ट्रैवलिंग करते समय। चलो आ जाओ, समझते हैं भाई इस वाइल का कंसेप्ट क्या है। तो वाइल यहाँ पर एक कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन, यानी दो सेंटेंस को जोड़ेगा। तो वाइल कॉन्ट्रास्ट भी दिखाता है। हम लोगों ने इसके पहले समझा था कि वाइल कॉन्ट्रास्ट भी दिखाता है। और वाइल हमारा टाइम के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है, यानी किसी काम के दौरान में यहाँ पर है ना। और दूसरा जो सेंस होता है वो कॉन्ट्रास्ट का सेंस होता है, यानी कि जबकि या फिर लेकिन का वो सेंस देता है, ठीक है। लेकिन हमारे में ये इस बात जो इस एडिटोरियल में इस्तेमाल हुआ है वो टाइम के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी काम के दौरान में। तो लोगों को विदेश यात्रा या प्रवास के दौरान अपने व्यक्तिगत दस्तावेज वैध करने में मदद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल का मतलब क्या था? ड्यूरिंग दी टाइम। जैसे सी लिसन्स, वह सुनती है म्यूजिक को वाइल स्टडिंग, पढ़ाई करने के दौरान। शी स्माइल्ड वाइल टॉकिंग, तो बात करते वक्त वो हंसी। वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाओ। समझे? आगे चले, चलो। तो वाइल का मतलब दो मीनिंग होते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाला, और एक होता है जब आप उसी मतलब सेम टाइम या फिर सेम सिचुएशन में कोई काम कर रहे होते हो। तो कुछ सिस्टम अपने लॉन्च के कई सालों बाद खराब या अधूरे हालत में छोड़ दिए जाते हैं। तो छोड़ दिए जाते हैं यानी लेफ्ट कर दिए जाते हैं, खराब हालत में यानी डिफंक्ट हालत में, या स्पटरिंग की हालत में छोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ पे कॉलन लिखा हुआ, वैसे यहाँ पर ये लगा देते हैं। उदाहरण के लिए टेक लो, ई सनद को देखो। तो उदाहरण के लिए ई सनद को देखो, तो टेक का मतलब क्या हो गया? उदाहरण के लिए को देखो। इस पूरे की ये टेक की इतनी हिंदी होती है। ई सनद को देखो, जिसे 10 साल पहले विदेश यात्रा या प्रवास के दौरान व्यक्तिगत दस्तावेजों को वैध करने में मदद के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर हेल्प के बाद टू नहीं आता, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्यू स्टेट्स, फ्यू का मतलब क्या है? फ्यू तो बहुत कम, तो फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है। फ्यू स्टेट्स हैव बीन ऑन बोर्डेड, कुछ या बहुत कम राज्य को इस प्रणाली में शामिल किया गया है। तो ऑन बोर्ड का मतलब होता है शामिल करना। क्या मतलब होता है? शामिल करना। तो फ्यू का मतलब समझ गए। अगर लिखा है फ्यू स्टेट्स मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर राज्य हैं, हैव बीन ऑन बोर्डेड। तो यहाँ पर देखो हैव बीन के साथ में V3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो हैव बीन ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज में शामिल करना। हैव बीन ऑन बोर्ड यानी इन राज्यों को शामिल किया गया, ठीक। ऑन बोर्ड तो एक वोकैब होती है ऑन बोर्ड, ये उसी का ही पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म है। इसका मतलब होता है शामिल किया गया, जोड़ा गया, या सिस्टम में लाया गया, किसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। यानी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम या प्रोजेक्ट किसी स्टेट, पर्सन या एंटिटी को अपने नेटवर्क या प्रोसेस में ऑफिशियली जोड़ देता है, तो सिंपल सी बात, जब कोई जोड़ लेता है तो उसे ऑन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन बोर्ड कर लिया, नहीं अपने ऊपर सवार कर लिया, अपने ऊपर चढ़ा लिया। तो बहुत कम राज्यों को इस प्रणाली में शामिल किया गया। तो बहुत कम राज्य हैं, तो फ्यू स्टेट्स हैं। जैसे जो नए एम्प्लॉय हैं वो ऑन बोर्ड होंगे थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा, इनको अपने
कंपनी में लिया जाएगा। सेवरल बैंक्स हैव बीन ऑन बोर्ड टू द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर लाया गया है। ओनली अ फ्यू स्कूल्स वर ऑनबोर्डेड, तो स्कूल्स को ऑनबोर्ड किया गया था नए पोर्टल पे। ठीक है, ओनली अ फ्यू मतलब थोड़े से कुछ। तो ऑनबोर्ड का मतलब समझ गया ना, कि अपने सिस्टम में ऑफिशियली शामिल करने को बोलते हैं ऑनबोर्ड करना। और फ्यू का मतलब ये हम लोग ने समझा कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो जो ना के बराबर राज्य हैं उन्हें ऑनबोर्ड किया गया, हैव बीन ऑनबोर्ड यानी ऑनबोर्ड किया गया। तो ये जो ना के बराबर किया गया, इससे क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने लीव कर दिया, यानी किसी स्थिति में डाल दिया। फिर से जो हम लोगों ने सीखा था वही है, जिससे बहुत कम राज्यों को इस प्रणाली में शामिल किया गया है, जिससे बाकी नागरिकों को दलालों और बिचौलियों से निपटना पड़ता है, यानी मिडिलमैन और टाउट से निपटना पड़ता है। डील करना वर्क टू डील विद। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। फिर से वही लेफ्ट आ गया, ये हैवी रेन, ये अपने आप पढ़ लेना, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। लिविंग का मतलब क्या होता है, किसी न किसी हालत में छोड़ देना। तो कुछ राज्यों को ऑन बोर्ड, बहुत ही ना के बराबर राज्यों को ऑन बोर्ड किया गया है, जिससे इसने छोड़ दिया है अदर रेसिडेंट को, दूसरे जो रेसिडेंट हैं उनको छोड़ दिया टू डील विद, यानी निपटने के लिए मिडिल मैन से और टाउट से। तो मिडिल मैन का मतलब होता है बिचौलिए, और ठीक है, टाउट भी एक तरीके से बिचौलिए ही होते हैं, बट ये कमीशन एजेंट होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पैसा लेकर काम करवाता है या लोगों को फंसता है। ठीक है, यानी टाउट वो होता है जो सरकारी या अधिकारी काम करने के लिए लोगों से पैसे लेकर मदद करने का दावा करता है, पर अक्सर धोखाधड़ी तरीके से काम करता है, उसे बोलते हैं टाउट। समझ गए। ऐसे बहुत सारे टाउट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं नियर पासपोर्ट ऑफिस में। बी अवेयर ऑफ टाउट्स हु प्रॉमिस क्विक अप्रूवल्स, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव टाउट्स फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, तो टाउट का मतलब दलाल या बिचौलिया। तो ऐसा व्यक्ति जो शॉर्टकट से काम करवाने का दावा करे पैसे लेकर, उसे बोलते हैं टाउट। तो फ्यू स्टेट्स, फ्यू का मतलब ना के बराबर स्टेट्स हैं, हैव बीन ऑनबोर्डेड। तो हैव बीन ऑनबोर्ड यानी शामिल किया गया है, तो जिससे क्या हुआ, इसने छोड़ दिया है अदर रेसिडेंट को टू डील विद, यानी ये भाई डील करें, निपटे मिडिल मैन से और टाउट से, यानी बिचौलियों से, इन दी प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें दैट, हमें प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है वो दैट बताएगा। दैट प्रीसीड्स, जो पहले होता है, दिस सो कॉल्ड अपोस्टिल स्टैंप दे नीड ऑन टाइम बाउंड शेड्यूल। अगर समय बहुत कुछ समझने को है, यहाँ पर टाइम बाउंड शेड्यूल को भी हम लोग समझेंगे। अगर समझते हैं तो पहले यहाँ पर एक होगा भाई प्रीसीड्स। प्रीसीड्स एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है से पहले आता है। ठीक है, ये पहले घटित होता है, यानी जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से पहले होती है या आती है तो उसको प्रीसीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीसीड बोलते हैं। जैसे इसका अपोजिट होता है फॉलो, यानी बाद में आना। तो प्रीसीड का मतलब पहले, फॉलो का मतलब होता है बाद में। जैसे उस प्रारंभिक सत्यापन प्रक्रिया में जो है ना अपोस्टिल स्टैम्प से पहले होती है, तो किसी चीज़ से पहले होती है यानी दैट प्रीसीड्स, यानी जो पहले होती है ना। जैसे द वार्म अप प्रीसीड्स द मेन वर्कआउट। तो वार्म अप मुख्य व्यायाम से पहले होता है। तो घोषणा से पहले एक बैठक हुई थी, यानी जो मीटिंग हुई थी वो प्रीसीडेड दी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट से पहले हुई थी। द डार्कनेस प्रीसीड्स डाउन, अंधेरा सुबह से पहले आता है। तो डार्कनेस यानी अंधेरा, डाउन का मतलब सवेरा, प्रीसीड्स यानी कि पहले आता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ भी इसकी मतलब समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। तो मिडिल मैन हो गया, टाउट्स हो गया, प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस दैट प्रीसीड्स, प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस जो पहले आता है, दिस सो कॉल्ड अपोलिस्टिक स्टैम्प। तो जो पहले सो कॉल्ड को समझते हैं कि सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है। सो कॉल्ड का मतलब होता है, पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है, तो ये हाइफन इन दोनों को जोड़ के एक शब्द बना देगा। और तो सो कॉल्ड का मतलब होता है जिसे लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, सो कॉल्ड का मतलब होता है जिसे लोग ऐसा मानते हैं लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। जिसे लोग ऐसा मानते हैं लेकिन वो वास्तव में वैसा नहीं, उसको बोलते हैं सो कॉल्ड। ठीक है, जैसे ही इज आ सो कॉल्ड एक्सपर्ट, मतलब लोग उसे एक्सपर्ट बोलते हैं, असल में वो नहीं है। ठीक है, तो सो कॉल्ड
एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, असल में नहीं है, कहते सब हैं उसे बट वो असलियत में नहीं है। तो दी सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, यानी वो रिफॉर्म्स जिनको लोग बोलते हैं कि वो रिफॉर्म्स बट वो एक्चुअल में रिफॉर्म्स नहीं है। डिड नथिंग टू हेल्प पीपल, तो लोगों को की हेल्प करने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो दिस सो कॉल्ड मिराकल, मिराकल का मतलब चमत्कार होता है, तो सो कॉल्ड मतलब लोग इसे चमत्कार कहते हैं बट ये है नहीं। तो इस जस्ट अ ट्रिक, वो जस्ट ट्रिक है। सो कॉल्ड का मतलब होता है जिसे बड़े तौर पे कहा जाता है बट वो एक्चुअल में सत्य नहीं है ना। नाम तो बड़ा है बट काम उतना नहीं है। तो कुछ राज्य हैं जो ना के बराबर राज्यों को शामिल किया गया, ये कहीं ना कहीं निगेटिव फीलिंग देता है। जो फ्यू हमारा ये कहीं ना कहीं निगेटिव फीलिंग डालता है। तो ना के बराबर राज्यों को ऑनबोर्ड किया गया है, जिससे कि जो जिसने अदर रेसिडेंट को छोड़ दिया है निपटने के लिए मिडिल मैन से या टाउट से इन द प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस में, दैट प्रिसीड्स, जो पहले होता है, दिस सो कॉल्ड, यानी जिसे लोग कहते हैं ये पोलिस्टिक स्टैम्प है, दे नीड, तो अपोस्टिल स्टैम्प दे नीड, तो अपोस्टिक स्टैम्प कहते हैं। और यही स्टैम्प, यहाँ पर बात हो रही है पीपल्स अदर रेजिडेंट की, तो अदर रेजिडेंट दे नीड, ये स्टैम्प इन्हें जरूरत होती है, नीड मतलब आवश्यकता होती, ऑन अ टाइम बाउंड शेड्यूल। टाइम बाउंड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जिसे फिक्स टाइम में लगवानी होती है। तो टाइम बाउंड शेड्यूल एक नाउन फ्रेज है, फिर से यहाँ पर हाइफन का यूज हुआ दो को जोड़ने के लिए। तो टाइम बाउंड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, समय सीमा वाला कार्यक्रम, यानी निश्चित समय में पूरा करने वाला काम। यानी जब कोई काम एक तय समय सीमा यानी डेडलाइन के अंदर करना हो तो उसे टाइम बाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम बाउंड। उन्हें अपोस्टिल स्टैंप एक निश्चित समय सीमा के भीतर चाहिए होता है। तो अपोस्टिल स्टैंप दे नीड ऑन अ टाइम, तो नीड ऑन अ टाइम, तो ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर, है ना। चलो, जैसे द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन अ टाइम बाउंड शेड्यूल, तो टाइम बाउंड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, समय सीमा में पूरा करना होगा, जो भी समय दिया गया होगा उसी में ही करना होगा। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ टाइम बाउंड वैक्सीनेशन ड्राइव, सरकार ने समय सीमा वाले टीकाकरण मुहिम शुरू की। स्टूडेंट हैव टू सबमिट, यानी सबमिट करना होगा असेसमेंट्स को ऑन अ टाइम बाउंड शेड्यूल। टाइम बाउंड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, तय हुए समय के अंदर ही करना होगा। टाइम बाउंड का मतलब होता है ऐसा काम जो समय से बंधा हो, ठीक है। बहुत कम राज्यों को इस प्रणाली में शामिल किया गया, तो बहुत कम है, तो फ्यू हैं, जिससे यानी लिविंग बाकी नागरिकों को उस सत्यापन प्रक्रिया में दलालों और बिचौलियों से निपटना पड़ता है। तो टू डील विद करना पड़ता है बिचौलियों से, उन दलालों से जो कथित यानी जो सो कॉल्ड अपोस्टिल स्टैम्प से पहले होती है, जिसे, है ना। तो इसके बाद जस्ट बाद देखो ये लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये भाई एक की द हिंदू है, एक एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में लिखा जाता है। तो यहाँ पर दैट और बाकी विच वगैरह जो भी कंजक्शन होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, या जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसे बट हिंदी में सेंस निकलेगा, जिसे उन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करना होता है। तो यानी ऑन अ टाइम बाउंड मैनर, ऑन अ टाइम बाउंड शेड्यूल उन्हें काम करना होता है। तो समझ लिया हम लोगों ने यहाँ पर फ्यू को समझा, हैव बीन ऑन बोर्ड को समझा यानी शामिल करना, फिर लिविंग का भी कंसेप्ट को समझा, टू डील विद को भी समझा, मिडिल मैन का मतलब क्या होता है, टाउट्स का मतलब क्या होता है, प्रीसीड्स का मतलब समझे, सो कॉल्ड का मतलब समझे, और टाइम बाउंड शेड्यूल का भी मतलब हम लोगों ने समझा। ठीक, चलो। एज विद दिस प्रोसेस, तो जैसा कि इस प्रोसेस के साथ है, एज को समझते हैं भाई, एज यहाँ पर एक कंजंक्शन है, तो इसका सेंस यहाँ पर है जैसे कि, क्या सेंस है, जैसे कि, यानी एज का यूज कंपैरिजन या सिमिलरिटी दिखाने के लिए होता है, जब राइटर कहना चाहता है कि एक चीज दूसरे जैसी है, ठीक है। जैसे एज विद दिस प्रोसेस, यानी जैसा इस प्रक्रिया में होता है, एज विद दिस प्रोसेस, जैसा कि इस प्रक्रिया के साथ होता है, वैसे ही खराब डिजिटल सेवाओं के पुराने मैनुअल तरीके भी कठिन और झंझट भरे हैं। तो झंझट भरे हैं उसका मतलब होता है कि कम बरसम है। तो यहाँ पर जो एज का मतलब होता है
वो ये है कि जैसे इस प्रक्रिया के साथ होता है वैसे ही, तो जैसे ही इसके साथ होता है वैसे ही उसके साथ भी होता है। आज और समझते हैं। जैसे एज विद मैनी प्रोजेक्ट, जैसा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ होता है, दिस वन फेस डिलेस, वैसे ही इसने भी डिले को फेस किया। एज विद कुकिंग, जैसा कि भाई कुकिंग के साथ होता है, पेशेंस इज की इन पेंटिंग, तो वैसे ही पेशेंस जो है वो चाबी है पेंटिंग करने में। एज विद दिस रूल, जैसा कि इस रूल में होता है, वैसे ही अदर मस्ट फॉलो इट टू, वैसे ही बाकियों को भी फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कई परियोजनाओं में होता है, इसमें भी देरी हुई, वैसे ही इसमें भी देरी हुई। जैसे खाना बनाने में, वैसे ही पेंटिंग में भी धैर्य जरूरी है। तो जैसे इस नियम में है वैसे ही बाकी को भी पालन करना चाहिए। जैसे इस नियम में है, तो जैसे इसमें है वैसे ही ये वाला काम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एज विद जो होता है, एज विद ये बताता है एक चीज की तरफ दूसरी चीज भी वैसी ही है, एक चीज की तरह दूसरी चीज भी वैसी है। तो एज विद दिस प्रोसेस, जैसा कि इस प्रोसेस के साथ में है वैसा ही द एनालॉग इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्रोकन डिजिटल सर्विस, तो वैसा ही इन सर्विसेज के साथ भी है। अभी देखते हैं क्या है, लेकिन पहले और समझते हैं इस एनालॉग का मतलब क्या होता है, फिर इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, फिर ब्रोकन डिजिटल सर्विस क्या होती है। और पहले समझते हैं एनालॉग का मतलब क्या होता है। तो एनालॉग का मतलब होता है कि जो पुराना है, जो मैनुअल है, जो नॉन डिजिटल सिस्टम है, यानी जिसमें सिस्टम्स का यूज़ नहीं हो, जिसमें सिस्टम्स का यूज़ नहीं हो मतलब होता था, जो पुराने होते थे वो तरीके जो कंप्यूटर, इंटरनेट या ऑटोमेशन के बिना चलते थे, तो उन्हें बोलते हैं एनालॉग। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, एनालॉग क्लॉक यानी सुई वाली घड़ी। अगर डिजिटल है तो वो आज की मतलब घड़ी जिसमें नंबर्स भाई दिखते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। तो अगर एनालॉग सिस्टम है तो यानी पुराना सिस्टम जिसमें पेपर वर्क होता था, वही सब कुछ काम यानी जो हाथों से होता था। फिर समझते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समान रूप, बराबर का विकल्प या काउंटर पार्ट, किसी चीज का वही काम करने वाला दूसरा हिस्सा। तो किसी चीज का वही काम करने वाला दूसरा हिस्सा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। जैसे कि जो डिवाइस की आईडी है का जो एनालॉग इक्विवेलेंट है वो पेपर आईडी कार्ड है। तो एनालॉग इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, पुराना वर्जन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसी चीज का वर्जन। तो जो डिजिटल आईडी है जो कि आज के ज़माने की है, तो उसकी जो एनालॉग इक्विवेलेंट थी वो पेपर आईडी थी। तो प्रिंटेड फॉर्म ये एक एनालॉग इक्विवेलेंट है ऑनलाइन फॉर्म का, समझे। तो एनालॉग इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, समझ के आगे चलो। तो एनालॉग इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो पुराने मैनुअल तरीके जो डिजिटल सिस्टम के समान काम करते थे, ठीक है, एक उनकी रेप्लिका होती थी। अच्छा, दूसरा वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था ब्रोकन। ब्रोकन डिजिटल सर्विस, वहाँ पर एक दूसरा वर्ड भी लिखा हुआ था। इसका मतलब होता है खराब या ठीक से काम ना करने वाली ऑनलाइन सेवाएं। ब्रोकन मतलब टूटी हुई, डिजिटल सर्विस यानी डिजिटल सर्विस, है ना। तो खराब डिजिटल सेवाओं के पुराने मैनुअल रूप, तो पुराने मैनुअल रूप हैं यानी कि वो एनालॉग इक्विवेलेंट्स हैं ब्रोकन डिजिटल सर्विस के। तो एज विद दिस प्रोसेस, जैसा कि इस प्रोसेस के साथ में है जो एनालॉग इक्विवेलेंट्स हैं यानी पुराने जो सिस्टम्स हैं, ब्रोकन डिजिटल सर्विसेज के रिमेन। रिमेन मतलब किस सिचुएशन में रहते हैं, रिमेन का मतलब होता है किसी सिचुएशन में रहना, ठीक है। रिमेन यानी बने रहते हैं, इनएक्सेसिबल होते हैं यानी लोग उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते, और कम्बरसम होते हैं। कम्बरसम का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा झंझट भरे होते हैं। कैसे होते हैं, झंझट भरे होते हैं। सच एज यानी जैसे कि, एग्जाम्पल देगा ना, सच एज जैसे कि अपडेटिंग डिटेल्स ऑन आधार, तो आधार पर डिटेल को अपडेट करना। विच कौन सा भाई, आधार विच रिक्वायर्स विजिटिंग अ फिजिकल ऑफिस, जिसमें फिजिकल ऑफिस जाने की आवश्यकता होती है। उसमें अगर इस पूरे को समझते हैं, जैसे इस प्रक्रिया में दिक्कतें हैं, एज विद दिस प्रोसेस, जैसा कि इस प्रोसेस के साथ में है, यानी ऊपर भी कुछ दिक्कतें बताई गई थी, तो जैसा कि इस प्रोसेस में है वैसे ही खराब डिजिटल सेवाओं से पुराने मैनुअल तरीके यानी जो एनालॉग मेथड्स हैं, जो एनालॉग इक्विवेलेंट्स हैं, भी अब तक कठिन और झंझट भरे हैं, ठीक है। रिमेन मतलब बने हुए हैं।
जैसे आधार की जानकारी अपडेट करने के लिए लोगों को फिजिकल ऑफिस जाना पड़ता है, विच रिक्वायर्स, आधार इसमें रिक्वायर होता है विजिटिंग अ फिजिकल ऑफिस जाने की जरूरत पड़ती है। द क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिएशन है यही हमारा सब्जेक्ट है। क्रिएशन मतलब बनाना, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये बनाना, जैसे कि यूपीआई और आधार आ। अब यहाँ पे ना भाई, यहाँ पर एक दिक्कत दी हुई थी एडिटोरियल में, यहाँ पर आर लिखा हुआ था जबकि यहाँ पर इज होना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो क्रिएशन है ना। जैसे यूपीआई और आधार जैसे चीज़ों का बनाना, ठीक है, वो बनाना। ऑफ लिटिल यूज, ऑफ लिटिल यूज का मतलब होता है ना के बराबर इस्तेमाल है। जैसे एक फ्रेज होती है ऑफ लिटिल यूज, इसको बोलते हैं एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी ज़्यादा काम का नहीं है, बहुत फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। यानी जब कोई चीज़ एग्जिस्ट तो करती है लेकिन अपना असली फ़ायदा नहीं दे रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ लिटिल यूज, यानी वो कम उपयोगी है। क्या है वो? कम उपयोगी है। जैसे दिस टूल इज ऑफ लिटिल यूज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली नहीं है तो ये टूल ना के बराबर इस्तेमाल होता है। उसकी जो एडवाइस थी वो बहुत ही कम, यानी ना के बराबर उपयोगी थी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। द प्लान विल बी ऑफ लिटिल यूज, यानी जो प्लान था उसका ना के बराबर इस्तेमाल था जब तक उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना किया जाए। सॉरी बार बार जब नहीं आ रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, करीबन 12:30 बज रहा है, तो माफ़ करिएगा। ऑफ लिटिल यूज यानी ना के बराबर इस्तेमाल, कम काम का कम फायदा देने वाला। तो ऑफ लिटिल यूज का मतलब होता है लगभग जो ना के बराबर उपयोग होती है। जो क्रिएशन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि यूपीआई हो गई या आधार हो गया, तो इस ऑफ लिटिल यूज, तो इनका ना के बराबर यूज है, ठीक है। तो क्रिएशन का ना के बराबर इस्तेमाल है विदाउट रेसिप्रोकल ट्रस्ट। तो एक मिनट देखो, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ इज ऑफ लिटिल यूज एक लिंकिंग वर्ब स्ट्रक्चर है, इज मेन वर्ब है और ऑफ लिटिल यूज पोजिशनल फ्रेज है। तो अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा दिस प्लान इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो वैसे ही इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इज ऑफ नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। इज ऑफ लिटिल यूज यानी ना के बराबर इसका इस्तेमाल है, तो बी आएगा। बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, और कुछ भी आ सकता है, और फिर साथ में ऑफ भी आएगा, साथ में नाउन की फ्रेज भी आएगी। जैसे ऑफ लिटिल यूज, इज ऑफ लिटिल यूज, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ लिटिल यूज यानी ना के बराबर इस्तेमाल है विदाउट रेसिप्रोकल ट्रस्ट। रेसिप्रोकल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफा से ट्रस्ट होना चाहिए। सरकार अगर लोगों पे कर रही है तो लोगों को भी सरकार पे करना चाहिए, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रस्ट, सॉरी, है ना। आगे चलते हैं। ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड आ कमिटमेंट यानी एक दावा, टू अप टाइम कि हम अप टाइम करेंगे, एंड सर्विस क्वालिटी का। अप टाइम का मतलब क्या होता है? सिस्टम में सेवा के चालू रहने का समय। तो अप टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर वो काम कर रहा होगा। जैसे जब कोई डिजिटल सिस्टम जैसे वेबसाइट हो गई या ऐप हो गई या सर्वर हो गए बिना रुकावट लगातार काम करता रहता है, तो उसका अप टाइम हाई होता है। तो अगर किसी का अप टाइम हाई है तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर सिस्टम बार बार बंद हो जाए, जैसे सर्वर डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसे अप टाइम कम कहा जाता है। जितना ज़्यादा अप टाइम होगा उतना ही बेहतर रहेगा। जैसे हाई अप टाइम, और ठीक है, चलो इधर देखो, जैसे कि यह वेबसाइट है तो 99% अप टाइम रही है। 99% अप टाइम का मतलब क्या कि 99% इसने अच्छे से काम किया, ठीक। तो अप टाइम का मतलब क्या होता है? अप टाइम का मतलब सिस्टम कितने टाइम तक चालू रहा, ठीक। आपका मतलब चालू रहा, अगर डाउन है तो बंद है। तो अप टाइम का मतलब चालू रहने का समय। आज पूरे को समझते हैं। यूपीआई और आधार, हाँ, यूपीआई और आधार जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तब तक ज़्यादा उपयोगी नहीं है जब तक सरकार की ओर से
पारस्परिक भरोसा और सिस्टम को लगातार चालू रखने यानी अप टाइम तथा सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने की प्रतिबद्धता ना हो। तो जो क्रिएशन है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि यूपीआई हो गई, आधार हो गई, ईज ऑफ लिटिल यूज ना के बराबर इसका इस्तेमाल है। कब तक? जब तक रेसिप्रोकल ट्रस्ट ना हो सरकार के द्वारा और एक कमिटमेंट ना हो कि भाई अप टाइम रहेगा, ठीक है, सर्विस क्वालिटी रहेगी। तो दी एंड हो चुका है भाई। ये वीडियो नंबर आई थिंक 11 थी, जहाँ तक मुझे पता, या फिर हाँ वीडियो नंबर मतलब 11 थी। तो वीडियो नंबर 11 एंड भी, और ये जो एडिटोरियल है, ये टोटल इसके 3 पार्ट मैंने क्रिएट करे। एक 11 था, एक वीडियो नंबर 10 है और एक वीडियो नंबर 9 है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। क्योंकि 3 पार्ट्स क्यों बने? अगर चाहता तो मैं इसको एक ही बारी में 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे में ख़त्म कर देता। 3 पार्ट इसलिए ताकि आप हर दिन एक एक पार्ट को देखें, ताकि आपके ऊपर भी कोई भी लोड ना पड़े। और कह रहे हो कि भाई इतने छोटे आर्टिकल को कई टीचर्स जो कि 40 से 45 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं इसको 30 मिनट में निपटा सकता हूँ पूरा का पूरा। 30 का छोड़ा मैं इसको 20 मिनट में पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उससे आपका भाई क्या फ़ायदा होगा? बस आपका टाइम कम लगा, बट आपको क्या नॉलेज मिली उतनी नहीं मिली ना, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? मेरा सोल पर्पस वो यही है कि आपको एडिटोरियल में मास्टरी हासिल करा देना, कि आप जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं, जो कुछ भी रीड करें, तो आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पर आया है तो इसका लॉजिक क्या है। अगर ठीक है यहाँ पर ये है तो इसका क्या लॉजिक है। तो आप है ना, ताकि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक फराटेदार पढ़ते हुए चले आएँ। मेरा पर्पस है इंग्लिश से हिंदी निकालना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ना कि हिंदी से मैं मेरे को इंग्लिश बनाने का शौक है। बस मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन वाले जितने भी बच्चे हैं वो इंग्लिश को पढ़ के कैसे सटाक से उसकी हिंदी निकाल के समझ के आगे की ओर बढ़ जाए मन में ही। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बिल्कुल बारीकी से समझते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है। जितना अच्छे से इन क्लासेस को आप करेंगे, जितना डेप्थ में जाके जितने अच्छे तरीके से आप इन क्लासेस को करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये ना देखो कि एक आर्टिकल को सर 3-3 पार्ट में लेके आ रहे हैं, बेवकूफ़ हैं क्या? नहीं, अगर आप ध्यान से करेंगे प्रॉपर, तो आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हम लोग इसमें वोकैब को भी सीख रहे हैं, ग्रामर पर तो डीप फोकस रहता ही है मेरा। कई सारे फ्रेजेस भी देखते हैं, कई सारे इडियम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये द हिंदू का एडिटोरियल तो बड़ा टफ तो होता है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये एंड हो गया है, और वेट करो वीडियो नंबर 12 के लिए, वो भी जल्द आएगी। तो वीडियो नंबर 11 ये मैंने शूट कर ली है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और मेरे ऊपर भरोसा किया। तो ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बस आप अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश आती है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ।